हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी के क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम लोग चल रहे थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा कर रहे थे दोस्तों। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आपको लेकर आए हैं 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा एग्जाम के लिए दोस्तों। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने की संभावना पूरा रहेगा, एक या दो क्वेश्चन आएगा, इसका हम लोग फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। अभी आपका समय है कि जितना आप रिवीजन कर सको उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। इतना रिवीजन कर दो एकदम बीपीएससी में पीटी में आपका रिजल्ट आ जाए दोस्तों। ठीक है, एक कहावत है कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। तो अपने दिए में जान डालो दोस्तों, रिवीजन को एकदम बहुत सीरियस मोड में रिवीजन करो ताकि आपका एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया जाए दोस्तों। ठीक है, आप निकाल सकते हो, अपने अंदर में ये भरोसा रख के तैयारी में जुट जाओ। चलते हैं हम लोग। देखिए, पहला जो कहता है कि 25वें आरबीआई के गवर्नर कौन है। 25वें आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास हैं। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 25वें आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये आप एकदम भूलिएगा मत। अच्छा, आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों। तो आरबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को और याद रख लेना इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 1949 को। और किस समिति के सिफारिश पर यह बना था दोस्तों आरबीआई? तो याद रख लेना हिल्टन यंग के सिफारिश पर यह बना था, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहते हैं, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। याद रखिएगा, ये सभी जो वाणिज्यिक बैंक है इसको नियंत्रित करने का भी काम कौन करता है? आरबीआई करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा आरबीआई, और इसका मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय मुंबई है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई है। तो इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। ठीक है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये जो 22वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष है ये है ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके परीक्षाओं के लिए कि पूछेगा कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अब क्या मारिएगा? ऋतुराज अवस्थी। दोस्तों, एक चीज़ आपको हम बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, थोड़ा मिटाते हैं, जो थोड़ा पढ़ाते जाएंगे उसको मिटाते जाएंगे। तो 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष है बने हैं ऋतुराज अवस्थी। तो याद रखिएगा कि जो 22वां जो विधि आयोग बना था दोस्तों, तो याद रखना जो पहला विधि आयोग के जो पहल हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था। 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था। पहला जो विधि आयोग के बारे में जो बात की गई 1833 के चार्टर एक्ट में की गई, और जो पहला विधि आयोग बना 1834 में पहला विधि आयोग बना दोस्तों, पहला विधि आयोग बना। इसको भी आप याद रखिएगा कि पूछता है कि पहला विधि आयोग कब बना? तो 1834 में। और पहले विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे लॉर्ड मैकाले। कौन थे? लॉर्ड मैकाले। तो 1833 के चार्टर एक्ट में विधि आयोग के बारे में पहली बार चर्चा की गई और 1834 में पहला विधि आयोग का गठन हुआ और पहला विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बने? तो लॉर्ड मैकाले। एकदम इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, इंपॉर्टेंट बात। ये सब चीज़ें जो है आप बीपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हो तो बस केवल ये नहीं रट कर जा सकते हो कि क्या है क्या नहीं, बस इसका थोड़ा सा नॉलेज आपको रखना होगा। जो विधि आयोग स्वतंत्र भारत में, याद रखिएगा ये बीपीएससी का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, स्वतंत्र भारत का जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष, याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे एमसी सीतलवाड़। ये आपके परीक्षा में बीपीएससी में पूछ चुका है, एमसी सीतलवाड़। ठीक है, एमसी सीतलवाड़, याद रखिएगा, एमसी सीतलवाड़। तो स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? एमसी सीतलवाड़। और याद रखिएगा ये एक गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक आयोग है।
गैर संवैधानिक भी है और गैर वैधानिक भी है। बताते हैं ये क्या है, तो याद रखिएगा। देखो, कोई भी चीज़ें जब कोई आयोग पढ़ो तो उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस आपको पढ़कर मतलब एनालिसिस करके जाना होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप एक बहुत बड़े एग्ज़ाम के देने जा रहे हो जहाँ पर आपको कुछ एनालिसिस करके जाना होगा। देखो, वैधानिक और गैर वैधानिक और मतलब वैधानिक और संवैधानिक कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर संविधान में किसी आयोग का वर्णन है तो होगा संवैधानिक और नहीं है तो होगा गैर संवैधानिक। तो विधि आयोग का संविधान में तो कहीं वर्णन नहीं है तो ये गैर संवैधानिक। और वैधानिक उसको कहते हैं जो जिसका गठन किसी कानून के तहत किया गया हो, उसको हम लोग वैधानिक कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका कोई कानून के तहत गठन नहीं किया गया है, बस एक अधिसूचना जारी करके इसका गठन कर दिया गया। तो ये क्या है? वैधानिक नहीं है तो इसका मतलब गैर वैधानिक है, और संवैधानिक नहीं है इसका मतलब कि गैर संवैधानिक है। तो ये गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक है, याद रखिएगा इस सब चीज़ों को। ठीक है, और जो विधि आयोग बनता है इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। याद रखिए कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब आप करके जाइएगा। और ठीक है, और जो भी ये रिपोर्ट देगा, जो इसका काम क्या है कि जितना भी कानून है, कानूनों का रिसर्च करना, उस पर मतलब परीक्षण करना। अगर वो अपना रिपोर्ट जो देता है भारत सरकार को, तो भारत सरकार उस रिपोर्ट को मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। यानी कि इसके द्वारा मतलब विधि आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट या सिफारिश सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। आप देख रहे हो 67 बीपीएससी में आपको इस तरीके से क्वेश्चन लगा के वित्त आयोग के बारे में पूछा था। तो विधि आयोग का जो होते हैं, विधि आयोग का जो रिपोर्ट होता है वो क्या होता है? सलाहकारी होता है, बाध्यकारी नहीं होता है। सरकार मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, याद रखिएगा दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं इसी में 1-2 लाइन और इसके बारे में। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इसने अभी तक टोटल 200 अभी तक 21वें विधि आयोग मिलाकर 277 रिपोर्ट पेश किया है। अब तक 277 रिपोर्ट पेश किया है, और इसका जो है 262वें रिपोर्ट में कहा गया है, याद रखिएगा 262वें, इसने क्या क्या सिफारिश किया है, ज़रा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसने बोला है कि भारत में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। और इसे संदर्भ में पूरे देश, जैसे आप देखते हो कि लोकसभा कभी विधानसभा, देश में हमेशा इलेक्शन मोड बना रहता है, कभी लोकसभा के चुनाव कभी विधानसभा के चुनाव। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा सिस्टम प्रभावित होता है, राजस्व बहुत सारा खर्च हमारा खर्च होता है। तो ये सबसे मतलब निजात दिलाने के लिए ये विधि आयोग ने बोला था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो इसको आप मेंस में भी लिख सकते हो, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार। मेरे ख्याल से 67 का जो मेंस था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, एक देश एक चुनाव, पीटी में भी पूछा था। तो मान लो कि ये जो बोला था कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, तो आप हमको ये बताइए दोस्तों पीटी में क्या क्वेश्चन पूछा था, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए क्या है कि अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो अनुच्छेद 83(2) याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 85(2), ठीक है, 172(1), 172(4) और 356, इतने आर्टिकल में संविधान में संशोधन करना होगा। तो ये आपका पीटी में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो याद रखिएगा, अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो मतलब कौन कौन से मतलब अनुच्छेद में संशोधन करना होगा? 83(2), 85(2), 175(1) और 172(1) और 174(2), याद रखिएगा। 83(2), 85(2), 172(1) और 174(2) में क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। और आर्टिकल 356 में भी क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। 83(2), 85(2), 172(1), 174(2) और 356, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, यह है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो बना है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है? तो याद रखिएगा रेखा शर्मा बनी है। कौन बनी है? रेखा शर्मा बनी है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, एक परीक्षा में आपको कोई भी चीज़ों का फैक्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, और आपको बता रहे कि ये सबसे कहाँ से क्वेश्चन आए हुए। ध्यान दीजिएगा
कि ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग, देखो एक चीज़ जान लीजिएगा, यहाँ से दो प्रश्न आपको दिमाग में रखना होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पूछेगा तो मारिएगा 1990। 1990। आज जब पूछेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग बना कब, तो बना याद रखिएगा, बना 1992 में, इसको भी याद रखिएगा। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया 1990 में, यानी कानून आया, और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ, 1992 में। ठीक है। और अगर पूछ दे आपसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अब पहली अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। कौन थी? जयंती पटनायक, याद रखिएगा। तो ये बीपीएससी इसको पूछते रहता है, इवन यूपीपीसीएस में भी इस पर क्वेश्चन आए हुए थे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्ट है, अधिनियम 1990 में, और गठन महिला आयोग का 1992 में। और जो पहली राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष थी उनका नाम क्या था? जयंती पटनायक। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रेखा शर्मा है। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं इसमें। देखिए सारा चीज़ को, फैक्ट को भी दिमाग में रखते हुए जाइएगा। ठीक है। यहाँ कहता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। कौन है? मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग का कहने का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा। और संघ लोक सेवा आयोग के जो है मनोज सोनी अध्यक्ष है। अगर पूछेगा किस अनुच्छेद में है, तो याद रख लेना अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का क्या है? वर्णन है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह हैं। ठीक है। और ये आपके परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन से लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और ज़्यादा संभावना रहता है कि इस एरिया से प्रश्न आए। ठीक है। तो थोड़ा सा विधि आयोग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एक सेकेंड, विधि आयोग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वित्त आयोग के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये जो वित्त आयोग है सर, एक संवैधानिक पद है, क्योंकि इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में है। तो वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और याद रखिए कितने वर्ष के लिए होता है? याद कीजिएगा 5 वर्ष के लिए होता है। याद रख लेना। इसमें कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो इसमें जो होते हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होगा। 4 अन्य सदस्य होगा। तो याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280, गठन राष्ट्रपति करता है, 5 वर्ष के लिए होता है, और इसमें 5 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है। और जो पहला वित्त आयोग बना था वह 1951 में बना था, और पहला वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों, उनका नाम था केसी नियोगी। क्या नाम था उनका? केसी नियोगी। तो वित्त आयोग गठन 1980, अनुच्छेद 280, गठन राष्ट्रपति, और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। पहला जो वित्त आयोग बना 1951 में बना, और पहले वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। ये सब याद रखिएगा। और वित्त आयोग जो करता है क्या है, तो जो भी टैक्सेस भारत सरकार वसूलती है, उसमें जो है राज्यों और भारत का हिस्सेदारी कितना होना चाहिए, इसकी सिफारिश कौन करता है? तो वित्त आयोग करता है। ये भी आप दिमाग में रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न आता है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में। देखो एक चीज़ और यहाँ पे जाने से पहले बता दे कि जो भी वित्त आयोग अपना रिपोर्ट पेश करेगा दोस्तों, जो भी रिपोर्ट पेश करेगा, ये भी क्या होगा? सलाहकारी होगा। यानी कि इसको केंद्र सरकार मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। ये बीपीएससी में स्टेटमेंट लगा के पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। तो याद रखिएगा जो वित्त आयोग का जो रिपोर्ट होता है, ये भी क्या होता है? मतलब सलाहकारी होता है। सिफारिश, मतलब सलाहकारी करने का मतलब हुआ कि सरकार उसको क्या कर सकता है? मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, मतलब बाध्यकारी नहीं होता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। टेक्निकल पढ़ के जाओ मेरे भाई, आजकल क्वेश्चन का रेंज के अनुसार पढ़ के जाओ। फ्लैट जाना खतरनाक है, इवन दरोगा में भी। तो याद रखिएगा ये चीज़। आगे जो है हम आपको बताए थे कि वित्त आयोग जो होते हैं,
वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये भी आपका बीपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें क्या, तो एक अध्यक्ष तो अभी हम लोग पढ़े हैं, कौन है, एनके सिंह है। एक अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष एनके सिंह। और जो 4 अन्य सदस्य आपको बताए थे, तो चारों का नाम आपको बीपीएससी 66 में पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका नाम क्या है चारों का, अजय कुमार झा, दूसरा है अनूप सिंह दोस्तों। और याद रखिएगा तीसरा है अशोक लाहड़ी। और जो चौथा है, याद रखिएगा, उनका नाम है रमेश चंद्र। तो ये 4 आपका सदस्यों का भी नाम आपको दिमाग में रखिएगा 15वें वित्त आयोग के, जो 15वां वित्त आयोग बना है उसको। और अगर पूछेगा कि वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो वित्त आयोग के सचिव दोस्तों हैं अरविंद, 15वें वित्त आयोग के सचिव हैं अरविंद मेहता। कौन है, अरविंद मेहता। तो इतना जरूर दोस्तों करके जाइएगा। और दूसरा चीज़ आप इसमें क्या कर जाए, तो आप याद रखिएगा अध्यक्ष कौन हो गए, एनके सिंह। आपको 4 अन्य सदस्य कौन हो गए, अजय कुमार झा, अनूप सिंह, अशोक लाहड़ी, रमेश चंद्र। अगर सचिव पूछेगा 15वें वित्त आयोग का, तो क्या मारोगे, अरविंद मेहता मारोगे। आप ये सब दिमाग में रखिएगा। और एक चीज़ आपको यहाँ से बता देते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए, वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन जो है ये जो 15वां वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग का जो गठन हुआ गया था 2017 में। गठन कब हुआ था दोस्तों, 2017 में। और ये अपना सर्वे करके, रिसर्च करके, अपना जो भी सिफारिश था सरकार को दे दिया। और इसका जो 15वें वित्त आयोग का जो सिफारिश है, याद रखिएगा, पहली बार इसको 5 साल होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि 2020 से ये लागू हुआ और 2021 तक जैसे ही चला, इसी बीच कोरोना आ गया। तो इसका उतना असर नहीं हुआ, बहुत सारे काम मतलब लागू नहीं हुए। तो 2020 और 21 के बाद याद रखिएगा 2021 से लेकर 2026 कर दिया गया। तो वित्त आयोग का कार्यकाल तो ऐसे 5 ही वर्ष का होता है दोस्तों, लेकिन बीच में कोरोना के कारण इसका 1 साल कार्यकाल को बढ़ा दिया गया। तो याद रखिएगा, अगर पहला जो है, याद रखिए 2020 और 21 के लिए शुरू हुआ, और फिर 21 के बाद कब से, तो 21 से 2026 तक कर दिया गया दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा कि, और गठन पूछेगा इस बार 15वां वित्त आयोग कब हुआ, तो 2017 में। और वित्त आयोग ने क्या बोला कि जो भी टैक्सेस भारत सरकार के पास आती है, उसका 41% हिस्सेदारी राज्यों को मिलना चाहिए। पहले 14वें वित्त आयोग में 42% था, यानी जितना भी केंद्र सरकार के पास वसूली आते हैं टैक्सेस से, उसमें 42% हिस्सेदारी पहले राज्यों का था। लेकिन 15वें वित्त आयोग ने क्या कर दिया कि बोला कि 41% आप राज्यों के बीच में बांट लीजिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी। चलिए आगे जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया ये दोनों बातें। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए एनके सिंह। तो इसको भी आप याद करके रखिएगा, ठीक है। भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं, तो कौन है भाई साहब, तो राजीव कुमार हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, कौन है, राजीव कुमार। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भी एक संवैधानिक पद है दोस्तों। और भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इसका स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950। इसीलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा, दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है, याद रखिएगा, ये मनाया जाता है 25 जनवरी। दोस्तों पिछला क्लास में जब हम करंट का ले रहे थे, तो 25 जनवरी मेरे से सुशासन दिवस लिखा गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और उसको सुधार लीजिएगा, जो सुशासन दिवस है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, तो उसको हम लोग 25 दिसंबर को आपको सुशासन दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस मनाते हैं 25 दिसंबर को। तो ये भी आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो कल के मतलब फ्लो में उसको हमने 25 जनवरी बोल दिया था। तो याद रखिएगा, सुशासन दिवस 25 दिसंबर और मतदाता दिवस 25 जनवरी, इसको दोनों को याद रखिएगा। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
आगे तो भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और अभी कौन है? राजीव कुमार हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है दोस्तों, अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब करेंट। आप इतना दिमाग में करके जाओगे, एक दो क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन बेरी। और नीति आयोग के सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर। दोस्तों नीति आयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षाओं के लिए। आपको पहले तो 63, 64, 65 बीपीएससी में लगातार नीति आयोग के कभी चेयरमैन पूछे, कभी उपाध्यक्ष पूछे, कभी सीईओ पूछा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो नीति आयोग, तो पहला तो जान लो कि आपको पता भी होगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रख लेना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। और ये योजना आयोग के जगह पर आया। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। हमेशा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। एमपीपीसीएस के परीक्षा में पूछा था कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, जो पहले उपाध्यक्ष थे दोस्तों, नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनागड़िया। और इवन एमपीपीसीएस के क्या रेलवे के एग्जाम में भी इसको पूछ चुका है और एमटीएस के भी एग्जाम में पूछ चुका है। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनागड़िया बने हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और किसके जगह पर आया था? योजना आयोग के जगह पर। कोई बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि योजना आयोग का गठन कब हुआ, ठीक है। देखो योजना आयोग का जो गठन हुआ, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग आया, तो योजना आयोग का गठन जो है वो हुआ 5 जनवरी 1950, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और एक और आपको बता दें कि राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि जो भी योजना बनाता था योजना आयोग, उसको अनुमोदन यानी अप्रूवल कौन देता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसका भी स्थापना कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। तो दोस्तों योजना आयोग और ख़त्म हुआ तो इसका भी काम ख़त्म हो गया। तो दोनों जो संवैधानिक पदें हैं वो क्या हो गई? ये संवैधानिक तो पदें हैं नहीं, तो ये योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों खत्म हो गया, तब इसका कोई वर्क तो रहा नहीं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो है, अब इससे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो अब इसका कोई रोल ही नहीं है, तो इस पर कोई क्वेश्चन बनने का सवाल ही नहीं है। ये पूछ सकता है कि इनका रोल के बारे में अगर कुछ भी पूछे तो आप उसके बारे में आप कुछ आंसर ना कीजिएगा, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये आपके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, इसका स्थापना आपके परीक्षाओं में पूछ सकता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे जो है ये दोनों बातें, अगर उपाध्यक्ष पूछे सुमन बेरी और नीति आयोग के अगर सीईओ पूछे तो क्या मारिएगा? परमेश्वर अय्यर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आगे जो है आगे आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एक एक चीज़ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं करंट के माध्यम से, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपका काम खत्म हो गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हो गए सुमन बेरी, सीईओ हो गए परमेश्वर अय्यर, ठीक है। अब ये हो गए 15वें राष्ट्रपति, अभी हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू याद रख लेना कितने नंबर की हैं? 15वें। कभी कभी बीपीएससी जो है क्रम भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि द्रौपदी मुर्मू जो 15वीं राष्ट्रपति बनी हैं, इनके विपक्ष में कौन थे? तो याद रखिएगा इनके विपक्ष में कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। इनके विपक्ष में कौन खड़े थे दोस्तों? तो यशवंत सिन्हा खड़े थे, याद रखिएगा। और ये पहली जो है आदिवासी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं दोस्तों। सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी जो हमारा संविधान है सभी को सुखी देखना चाहता है, सभी को आगे बढ़ना लेकर चलने का प्रयास करता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है दोस्तों
कि जो यशवंत सिन्हा हैं, ये पहले यशवंत सिन्हा इनके विपक्ष में खड़े थे। तो आपको बता दें ये पहली क्या हैं, आदिवासी राष्ट्रपति हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है कौन से जनजाति से हैं, तो संथाल जनजाति से। दोस्तों हमारा संविधान दुनिया का सबसे बेहतर संविधान है, ये जान लीजिए आप, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जनजाति वर्ग से आने वाली महिला आज हमारे देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हुई हैं। तो इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती, याद रखिएगा, ठीक है। आगे जो है संथाल जनजाति, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे जो है तो आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा। जैसे आपको लिखवाए थे कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग कब बना था, तो 15 मार्च 1950। अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना, तो 6 अगस्त 1952। इसको जरूर आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आ रहे थे, तो याद रख लेना, जो योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 और राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था, 6 अगस्त 1952। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अगर पूछेगा कि जो 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं कौन से जनजाति से हैं, तो संथाल जनजाति से। अब बताइएगा कि संथाल जो विद्रोह हुआ था, वो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, याद रखिएगा 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में हुआ था। और संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, सिद्धू कानू चांद भैरव। याद रखिएगा सिद्धू कानू और चांद और भैरव, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों याद रख लेना है क्या आपको कि ये चीज़ें हैं और ये संथाल जनजाति से हैं और मयूरभंज की हैं। मयूरभंज उड़ीसा में है, तो ये मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब जो है कुछ आपको राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद भी बताने का हम प्रयास करते हैं, ताकि आपका इसी बहाने क्विक रिवीजन भी हो जाए। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगे, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 53 में क्या है दोस्तों कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका शक्ति तो एग्जीक्यूटिव पावर, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, राष्ट्रपति में होगी तथा वह इसका उपयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा, ठीक है। क्वेश्चन बीपीएससी आपको बता दे कि 60वीं से 62वीं में प्रश्न पूछा कि आपको जो है राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करेगा। ऑप्शन ए दिया था अपने मंत्री परिषद की सहायता से और दूसरा अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से। दोस्तों फंसाया था, आपको क्या मरना है, अधीनस्थ अधिकारी, क्योंकि कहीं भी वहां पर मंत्री परिषद का जिक्र नहीं है 53 में। किसके माध्यम से कार्य करेगा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्य करेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, तो अनुच्छेद 54 में क्या है, तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुदुचेरी, अब कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी आ गया, तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें क्या होंगे, भाग लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि है, इसको भी याद रखिएगा। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा कैसे होगा, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होगा, याद रखिएगा। इसका वर्णन किस आर्टिकल में है, 55। तो भारत का राष्ट्रपति 52, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का विधि है, याद रखिएगा। और 56 में क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 56 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष। लेकिन याद रखना कब से, तो जिस समय वह पद ग्रहण करेगा,
यानी राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेंगे तो पद ग्रहण करने के तिथि से 5 वर्ष राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन को समझना होगा भाई साहब, न तो आपको जानकारी रहते हुए भी आप परीक्षा में कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा? राष्ट्रपति को। याद रखना अनुच्छेद 57 में क्या है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसमें कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति जो है कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पर ऐसा जैसे अमेरिका में है कि 2 टर्म में आप राष्ट्रपति बन सकते हो, 2 ही बार। भारत में ऐसा नहीं, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हो। ये आपका बीपीएससी का प्रश्न आया हुआ था 67 में। तो इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? 57 में। तो याद रखिएगा। और 58 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 58 में क्या है कि राष्ट्रपति का योग्यता। तो राष्ट्रपति में क्या क्या योग्यता होना चाहिए दोस्तों? पहला कि वो भारत का नागरिक हो, जन्म से भारत का नागरिक ऐसा नहीं कहा गया, केवल भारत का नागरिक हो सकता है कि भारत का वो बाहर में जन्मा हो और आकर भारत की नागरिकता ले लिया हो। तो जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कितनी हो? 35 वर्ष कम से कम हो और लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता रखता हो। याद रखिएगा। तो 58 में क्या है? योग्यता है, याद रखिएगा इसको। और अनुच्छेद 59 में क्या है कि राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, आपका सेवा शर्त अनुच्छेद 59 में है। राष्ट्रपति का वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और राष्ट्रपति का शपथ, शपथ किस अनुच्छेद में है? 60 में है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उसको हटाने की प्रक्रिया कौन से? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दोस्तों? 61 में, अनुच्छेद 61 में। दरोगा में क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रपति को जो हटाने का महाभियोग प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है दोस्तों, याद रखिएगा। अर्ध न्यायिक कहने का मतलब है कि न्याय करने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन यहाँ न्याय करने का काम संसद कर देता है, इसीलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। तो राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस आर्टिकल में है दोस्तों? तो 61 में है। सचिवालय का पीटी फर्स्ट में पूछा था। अनुच्छेद 71 में क्या है दोस्तों? 71 में ये कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये सचिवालय पीटी फर्स्ट में है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और 72 में क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति है, अनुच्छेद 72 में। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स राष्ट्रपति के संदर्भ में याद करिएगा, ठीक है। 14वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जगदीप धनखड़ बने हैं, जगदीप धनखड़ बने हैं। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों। अच्छा, इसका वर्णन किस आर्टिकल में है? देखिए, इसका वर्णन जो है कुछ आर्टिकल से यहाँ आपको फिर से बता देते हैं उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। देखिए, जो उपराष्ट्रपति बने हैं अभी जगदीप धनखड़ साहब, तो याद रखिएगा जो उपराष्ट्रपति होते हैं तो इनके विरोध में, यानी 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के विरोध में कौन खड़े थे? तो याद रखिएगा मार्गरेट अल्वा, ठीक है, मार्गरेट अल्वा खड़े थे। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो अनुच्छेद 62 में कहा गया है, अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि भारत का मतलब उपराष्ट्रपति, यानी कि उपराष्ट्रपति का वर्णन किस में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे, उपराष्ट्रपति जो होंगे, याद रखिएगा उपराष्ट्रपति जो होंगे उपराष्ट्रपति जो होंगे वो राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे, राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछ देगा कि 65 में क्या है, तो याद रखिएगा 65 में यदि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बना दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को बना दिया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये दरोगा में क्वेश्चन आया हुआ था कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति किसको बना दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 65 में है, इस चीज को आप बिल्कुल क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 66 में क्या है कि उपराष्ट्रपति का पद का योग्यता का वर्णन है। तो योग्यता में क्या होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का जो उम्र कम से कम कितना होना चाहिए बनने के लिए? 35 वर्ष।
वो भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने का योग्यता होना चाहिए। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपको एक और याद रख लेना है 67 में क्या है कि इनको हटाने का प्रक्रिया, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो याद रखिएगा 67 में है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति को पद के हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होगी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 68 में क्या है, एक और आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 69 में याद रख लेना, उपराष्ट्रपति का शपथ। दोस्तों एक बात बता देते हैं आपको कि 3 लोगों का, संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ का वर्णन कहा गया है। तो इसमें 3 लोग अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ में नहीं आते हैं। याद रखिए कौन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों का शपथ का वर्णन अनुसूची 3 में नहीं है। तो कहाँ है भाई, तो राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति का शपथ का वर्णन अनुच्छेद 69 मतलब 69, और राज्यपाल का शपथ का वर्णन है 159। तो याद रखिएगा। तो इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब है भारत का महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी अभी कौन बने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के महान्यायवादी बने हैं वेंकट रमनी। तो याद रखिएगा महान्यायवादी, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 76 के तहत। एक आर्टिकल आपको बता दे, अनुच्छेद 88। ये क्या होता है कि आपको पता है कि जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होते हैं। सर्वोच्च कानूनी सलाहकार। तो भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी या विधिक सलाहकार कौन होता है, महान्यायवादी। तो अनुच्छेद 88 में क्या है दोस्तों कि वह महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में, बैठ सकता है, बोल सकता है, पर मतदान नहीं कर सकता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और भारत के जो पहले महान्यायवादी थे, यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, MC सीतलवाड़ होगा। याद रखिएगा ये सब परीक्षा। तो भारत के पहले महान्यायवादी भी कौन बने थे, MC सीतलवाड़। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैग यानी कि भारत का कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक अभी कौन है, तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा इसके बारे में भी एक फैक्ट है, आपको बता दें कि ये क्या है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करते हैं, याद रखिएगा। और ये जो होते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 148 में है। भाई साहब ये जो भी भारतीय जो हमारा जो सार्वजनिक संपत्ति है, यानी हमारी जो संपत्ति है, उसका जो मतलब उसके खर्च का जांच पड़ताल कौन करता है, याद रखिएगा भारत का कैग करता है। और अंबेडकर साहब ने कैग के बारे में बोला था कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। तो याद रखिएगा। और कैग जो है यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग अपना रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति इसको कहाँ रखवाता है, संसद में रखवाता है। और कैग के रिपोर्ट को जांच करती है लोक लेखा समिति जांच करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि लोक लेखा समिति का दोस्त या मित्र या पथ प्रदर्शक या जो भी है, किसको कहा जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। तो लोक लेखा समिति का दोस्त मित्र जो भी पूछे किसको कहा जाता है, कैग को कहा जाता है, मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। तो अभी कैग कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, DY चंद्रचूड़, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत करते हैं, 124 के तहत करते हैं। इसको भी याद रखिएगा। भारत का जो अभी नए CDS कौन बने हैं दोस्तों, अनिल चौहान। अच्छा पहले CDS कौन थे दोस्तों, बताओ। पहले CDS थे बिपिन रावत। पहले CDS कौन थे, बिपिन रावत। पहले CDS कौन थे दोस्तों, बिपिन रावत, जिनका क्या हुआ कि नीलगिरी पहाड़ियों के सीरीज से गुजर रहे थे, तो तमिलनाडु में इनकी जो हेलीकॉप्टर था वो क्रैश हो गया और उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और ये CDS जो होता है ये 4 स्टार का एक अधिकारी रैंक होता है, जो तीनों सेनाओं के संबंध में हमारे रक्षा मंत्री को क्या करते हैं वो सहयोग करते हैं, उनको सलाह देने का काम करते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन बने हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे। इसको भी याद रख लेना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 को हुआ था, आप जानते ही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपको W.C. बनर्जी। अच्छा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कहा गया था ए.ओ. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता या जनक कहा गया था? याद रखिएगा, बांकीपुर अधिवेशन जो पटना में हुआ था। बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन याद करके जाना है आपको। कौन कौन? पहला जो कांग्रेस का बिहार में अधिवेशन हुआ वो पटना के बांकीपुर क्लब में हुआ 1912 में, और इसके अध्यक्षता कौन के थे? R.N. मुघोलकर। और जो दूसरा हुआ था 1922 में हुआ था गया में, और इसका अध्यक्षता कौन के थे? चित्तरंजन दास। तो बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन याद करके जाइएगा। पहला कब हुआ था? 1912 में। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? R.N. मुघोलकर। और 1922 में गया में चित्तरंजन दास। और बांकीपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसी अधिवेशन में याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता या जनक कहा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। ये सचिवालय के सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बीसीसीआई का भी नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी। बीसीसीआई का मतलब क्या हो गया? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, याद रख। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि बीसीसीआई के अभी सचिव कौन है? तो जय शाह, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी सचिवालय का पीटी में फर्स्ट सीटिंग में पूछा था कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। कौन है? समीर कामत। आप इसके बारे में 1-2 फैक्ट जान लीजिए कि जो डीआरडीओ है दोस्तों, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस मतलब रक्षा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना दोस्तों हुआ था 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। तो पूछा था सचिवालय में कि डीआरडीओ में डी से डिफेंस का मतलब तो रक्षा से है, याद रखिएगा। चाहे पूछा था डीआरडीओ का संबंध किससे है, तो रक्षा से, तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसरो के अभी अध्यक्ष कौन बने हैं? एस सोमनाथ। ये दोनों ही आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ पर दोस्तों? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका क्या है? मुख्यालय है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे जो है, अच्छा, कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार। देखो, इसके बारे में भी कुछ आप फैक्ट याद कर लीजिएगा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1997 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखो क्या कहता है, CSIR के महानिदेशक कौन है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और ये जो है ये पहली होंगी, यानी पहली महिला कोई बनी है, याद रखिएगा। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। देखो, CSIR का मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। दोस्तों, इसका जो अध्यक्ष होते हैं ना, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये पीसीएस लेवल के एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1942 में। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, आगे जो कहता है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश एन पटेल। ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपको बता देते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात, दरोगा में ही क्वेश्चन पूछा था कि जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो हेड होते हैं उसको कहते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त। ठीक है, तो याद रखिएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग, और याद रखिएगा CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का ये भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, संथानम कमेटी बना था 1964 में, और इसी कमेटी के सिफारिश पर भ्रष्टाचार की जांच के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग और CBI का गठन किया गया था, याद रखिएगा। तो पूछा था कि संथानम कमेटी का संबंध किससे है? तो भ्रष्टाचार की जांच के लिए 2 नई आयोग बना, एक मतलब जांच एजेंसियां बना, केंद्रीय सतर्कता आयोग और CBI, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। ठीक है,
अब आपसे पूछेगा कि लेखा महानियंत्रक कौन है? भारती दास। कौन है? भारती दास। ठीक है। आईपीएल के महानिदेशक कौन बने हैं? अरुण सिंह घुमल। ठीक है, याद रखिएगा। अभी जो आईपीएल हुआ 2022 में आईपीएल भारत में हुआ। ठीक है, और याद रखिएगा इसका जो फाइनल मैच खेला गया वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में है, याद रखिएगा। और इस बार के आईपीएल के जो 2022 के विजेता हैं वो कौन है? गुजरात टाइटन है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपको सचिवालय में ही क्वेश्चन पूछा कि सबसे ज़्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीम कौन है? तो मुंबई है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें कैप मिलता है, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिला जॉस बटलर को। जॉस बटलर को। दोस्तों अगर पूछेगा कि पर्पल कैप किसको मिला? पर्पल कैप मिला यजुवेंद्र चहल को। याद रखिएगा ये सब, यजुवेंद्र चहल। ठीक है, तो याद रखना सबसे ज़्यादा आईपीएल कौन जीते हैं? तो याद रखिएगा मुंबई इंडियंस जीते हैं। याद रखना इसको। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों हिमांशु पाठक हैं। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा संगीता वर्मा। राज्यसभा का महासचिव कौन है? दोस्तों प्रमोद चंद्र मोदी। और राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह बिहार के हैं दोस्तों। ठीक है, और लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अच्छा, एक चीज बताइएगा हमको, आपको यहाँ पे एक सूत्र आपको लिखवा दे रहे हैं। सरल, स से हो गया संसद, यानी कि संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। र से हो गया राज्यसभा, राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। और ल से हो गया लोकसभा, और लोकसभा का वर्णन किस में है दोस्तों? 81 में है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा सरल का। ठीक है, आगे जो है लोकसभा के अभी अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? एस मुंद्रा। आपको पता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुआ था 1875 में, और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह है। ठीक है, अरुण कुमार सिंह को याद रखिएगा, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, और ये मानवाधिकार आयोग के याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को स्थापना कब हुआ था दोस्तों? तो 12 अक्टूबर 1993 को आपको हुआ था। किसका? मानवाधिकार आयोग का स्थापना। वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो गए? अरुण कुमार सिंह। याद रखिएगा। सीबीआई के हेड कौन है? सुबोध जायसवाल। ये भी आपके लिए क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सीबीआई का जो स्थापना आपको बताया था ना, संथानम कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। ठीक है, ये एससी मतलब शेड्यूल कास्ट। याद रखिएगा, ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय संपाला। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्विक रिवीजन के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि आपको जो है इसके माध्यम से आपका कुछ पॉलिटी का भी सेक्शन रिवीजन करवा दें। देखो पहले क्या था कि राष्ट्रीय एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, और क्या था? राष्ट्रीय एसटी यानी अनुसूचित जनजाति आयोग। पहले क्या होता था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए कोई विशेष अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि 65वां संविधान संशोधन हुआ। 65वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक आयोग बना दिया गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बन गया। याद रखिएगा। और इन दोनों का वर्णन किस अनुच्छेद में था? याद रखिएगा 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन पहले 338 था। लेकिन याद रख लेना 89वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन? 89वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2003 में इन दोनों को अलग कर दिया गया, यानी कि एससी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में किया गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन 338 के ए में किया गया, यानी दोनों को तोड़ दिया गया। ठीक है, और ये कब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब बना दोस्तों? 2004 में। अधिनियम 2003 का था, लेकिन गठन कब हुआ दोस्तों? 2004 में। जैसे लोकसभा में आपको ये सब भी याद करके रहना है, लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 84 सीटें
आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितना सीटें आरक्षित हैं? तो 47। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें, यानी टोटल 131 सीटें क्या है दोस्तों? रिजर्व है। आपको ये सब याद करके जाइएगा, ठीक है। और अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 330 में क्या है दोस्तों? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का बात है। और अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी काम का चीज़ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कौन है? हंसराज अहीर, ठीक है। ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, पहले जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग था इसको जो है संवैधानिक मान्यता नहीं था, तो याद रख लेना 102वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 102वां संविधान संशोधन को याद रखिएगा। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन 338 के बी में दिया गया, अनुच्छेद 338 के बी में, याद रखिएगा। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों? यशवर्धन सिन्हा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन सा देश किया? तो भारत। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता 1 दिसंबर मतलब भारत ने कब किया? तो 1 दिसंबर 2022 को किया। इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, याद रख लेना। यूएनओ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? रुचिरा कंबोज। ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूछते रहता है कि यूएनओ में यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। इसको घोर के पी जाना है भाई साहब, ठीक है। अब आपसे परीक्षा में पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। टोटल सदस्य कितने हैं? 193। मुख्यालय कहाँ है सर? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ये सब याद रखिएगा। 24 अक्टूबर को चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का अध्यक्ष कौन बने हैं? जयंत पाटिल। ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। ये याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड का भी नया चेयरमैन और सीईओ बन गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। इसको भी याद रखिएगा। बैड बैंक के फर्स्ट अध्यक्ष बने पद्म कुमार माधवन। बैड बैंक समझते हो क्या होता है बाबू? बैड बैंक होता है कि जैसे कि भारत सरकार जो बैंकों का जो पैसा है, जो उसने उधार दिया कंपनी को चाहे किसी संगठन को, और वो पैसा उसका नहीं रिटर्न हो रहा है, न इंटरेस्ट आ रहा है, न मूल आ रहा है, तो उसको कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो वैसे पैसों को वापस लाने के लिए भारत सरकार ने एक बैंक बनाया है, उसका नाम क्या है? बैड बैंक। तो उसके अध्यक्ष कौन है? पद्म कुमार माधवन, ठीक है। नए लोकपाल अभी अंतिम रूप से बने हैं, अंतरिम रूप से, उनका नाम है प्रदीप कुमार मोहंती। इसको भी याद रखिएगा। अच्छा, देश का पहला लोकपाल कौन थे? पहला लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पहला लोकपाल कौन थे? पीसी घोष। याद रखिएगा। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि किस राज्य में पहली बार लोकायुक्त का गठन किया गया था? तो महाराष्ट्र। जैसे क्या है कि पूरे भारत के भ्रष्टाचार की जांच करेगा लोकपाल, और राज्यों में अपना अलग अलग एक लोकायुक्त होगा, याद रखिएगा। और ये जो लोकपाल शब्द है वो स्वीडन से लिया गया है। स्वीडन में लोकपाल को क्या कहा जाता है? ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन कहा जाता है। तो विश्व में पहली बार लोकपाल की शुरुआत कहाँ हुई थी? स्वीडन में। और कब हुआ था? 1809 में। वहाँ पर लोकपाल को ओम्बड्समैन कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। और ये थोड़ा सचिव को भी देख लीजिएगा, बीपीएससी पूछते रहता है। तो रक्षा सचिव कौन है बॉस? अरमाने गिरिधर। रक्षा सचिव कौन है? अरमाने गिरिधर, याद रखिएगा। अभी वित्त सचिव कौन है? टीबी सोमनाथ। टीबी सोमनाथ है, याद रखिएगा, टीबी सोमनाथ। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सूर्यकांत पांडा। और भारतीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं पीटी उषा। और याद रख लेना, और भारतीय ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा, याद रखिएगा। विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा। ये बीपीएससी ऑडिटर में पूछा है। गृह सचिव कौन बने हैं? अजय कुमार भल्ला। दोस्तों, इस तरीके से आपको जो भी करेंट से रिलेटेड था, मतलब नियुक्तियां के संदर्भ में हमने चर्चा किया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितना भी हम फैक्ट बताए हैं, काइंडली उसको दिमाग में रखने का प्रयास कीजिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। ये हमारा प्रयास है कि इस बार आपका रिजल्ट निकले, और जहाँ तक हम लोग का टीम का प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस दें आपको। दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपका अच्छा लग रहा होगा, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ हमें भी हिम्मत दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर।